साल था 2021। मैं थिएटर गया मूवी देखने। थिएटर के बाहर एक भिखमंगे ने हाथ फैलाया और कहा, सूरदास को कुछ मिल जाए। मैं जल्दी में था। अब कौन बकवास करे, कौन झंझट करे। मैंने एक 10 का सिक्का डाल दिया। उस अंधे ने उस सिक्के को गौर से देखा और कहा, सिक्का नकली है। मैंने कहा, यह तो हद हो गई। तुम अंधे हो और तुम्हें सिक्का नकली है ये भी पता चल गया। उसने मुझसे कहा कि अब आपसे क्या छुपाना, असल में मैं आज अपने दोस्त की जगह बैठा हुआ हूँ। मेरा दोस्त अंधा है। मैंने कहा, तेरा दोस्त कहाँ है? उसने कहा, वो सिनेमा देखने गया है। मैं तो असल में बहरा हूँ। मटका नाथ ब्रह्मचारी 15-20 आदमियों का खाना अकेले हजम कर चुकने के बाद बोला, यजमान पानी लाओ। यह सुनकर यजमान के जान में जान आई। उसने पानी का लोटा दिया। तब मटका नाथ ने कहा, वत्स, मेरी एक खानदानी आदत है कि जब तक आधा खाना न हो जाए तब तक पानी न पिया जाए। यजमान पर जो गुजरी वो तो तुम समझ ही गए होगे। खैर, पानी पीने के बाद उन्होंने फिर उतना ही खाना खाया। तब अपने घड़े जैसी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, अब इस बस में सवारियां ठसाठस भर गई हैं। अब कुछ नहीं खाऊंगा। यजमान ने औपचारिकता बस कहा, नहीं नहीं महाराज। अब यजमान को डर भी नहीं था। यह एक रसगुल्ला तो और ले लीजिए। अब यजमान ने सोचा, थोड़ी उदारता ही दिखा दी जाए, जब महात्मा ने इतनी उदारता बरती है। तब अपनी तरफ से भी क्या कंजूसी दिखानी, बर्बाद तो कर ही चुका है ये। कहा कि ये रसगुल्ला लेना ही होगा। पक्का भरोसा था कि वो नहीं लेंगे। कहा, ये तो खास आपके लिए ही बनाया गया है, नहीं आपको लेना ही होगा। मटका नाथ ब्रह्मचारी ने उसे झट से लिया और गपक गए। बोले, लाओ लाओ, अभी बस में कंडक्टर की सीट खाली है। मगर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पाँव रखने की भी नहीं। रसगुल्ले के बाद यजमान ने एक मिश्री का लड्डू देते हुए कहा, महाराज यह और ग्रहण कीजिए। सोचा कि अब तो असंभव है, अब तो कंडक्टर की जगह भी भर गई है। इतनी कृपा तो आपको मुझ पर करनी ही होगी, वरना मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुंचेगा। हमारे परिवार में परंपरा है कि मेहमान को अंत में मिश्री का लड्डू अवश्य परोसा जाए। मटका नाथ ब्रह्मचारी के मुंह में फिर से पानी आ गया। वो बोले, ठीक है, लाओ, उसे भी ठिकाने लगा दूं। ऐसा कह वे उसे भी हजम कर गए। यजमान ने पूछा, महाराज एक शंका उठाई है, समाधान कीजिए। आपने तो कहा था कि बस में जरा सी भी जगह नहीं है, फिर ये लड्डू कहाँ गया? मटका नाथ ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, वत्स, अगर बस में तिल रखने की भी जगह नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो उसके लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बस यही समझ लो कि मिश्री का ये लड्डू प्रधानमंत्री। फिर यजमान ने हिम्मत भी नहीं की कि अब कुछ आगे औपचारिकता दिखाए। एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते के किनारे बैठे आदमी ने पुकारा, बड़े मियाँ, मुझ अंधे पे भी दया करो, 2 रुपए मिल जाएं। मैंने गौर से देखा और कहा,
तुम अंधे, तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा, मालिक 1 ही रुपया मिल जाए। सेठ धन्नालाल की बेटी 28 साल की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के डर से अपनी बेटी को कुंवारी रखे हुए है। तो सेठ धन्नालाल ने सोचा कि अब जैसा भी हो लड़की की शादी कर ही देनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बीच रहना है, उठना बैठना है, धंधा व्यापार करना है, उनकी नज़रों में गिरना ठीक नहीं है। उन्होंने लड़के की खोज शुरू कर दी। पड़ोस के ही गांव के मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उन्हें पसंद आ गया। जब वे लोग सगाई करने के लिए धन्नालाल के घर गए तो चंदूलाल के पिता ने पूछा, आपकी बेटी बुद्धिहीन मतलब फिजूल खर्ची तो नहीं है? इस बात का कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल खर्ची वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी परंपरा से जुड़ती चली आ रही संपत्ति को नष्ट करे। बाप दादा की जमीन जायदाद हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। यह देखिए, मेरी पगड़ी मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी, दादा को उनके बाप ने और उनके पिता ने, और उनके पिता ने अपने एक दोस्त से उधार खरीदी थी। क्या आपके पास भी ऐसा फिजूल खर्ची न होने का कोई ठोस सबूत है? सेठ धन्नालाल जी बोले, क्यों नहीं, हम भी पक्के मारवाड़ी हैं, कोई अहरे गहरे नत्थू गहरे नहीं। फिर सेठ धन्नालाल जी ने जोर से भीतर की ओर आवाज देकर कहा, बेटी धन्नू, जरा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो ला। कुछ देर में ही धन्नालाल की बेटी एल्यूमीनियम की तस्तरी में एक बड़ी सी सुपारी लेकर हाजिर हुई। सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने तस्तरी की। धन्नालाल ने सुपारी को उठाया, मुंह में रखा, आधे मिनट तक यहाँ वहाँ मुंह में घुमाया, फिर सुपारी बाहर निकालकर बड़े सावधानी से रुमाल से पोंछकर तस्तरी में रख दिया। अपने होने वाले समधी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, अब आप सुपारी लीजिए। चंदूलाल और उसका बाप दोनों ये देखकर ठगे से रह गए। उन्हें चौंका हुआ देख धन्नालाल बोला, संकोच की कोई बात नहीं, अपना ही घर समझिए। ये सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है। पिछले 4 शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते आ रहे हैं। मेरे बाप के बाप के बाप के दादा के मेरे दादा के दादा सभी के मुंह में यह रखी रही। मेरे दादा के दादा के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर यह पड़ी मिली थी। सादा जीवन ऊंचे विचार, क्या ऊंचा विचार और ऊंचा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता? और अगर सादा जीवन ही जीना है तो ये तिजोरी को किस लिए भर कर रखे हुए हो? मगर हर गांव शहर में तुम पाओगे कंजूसों को लोग कहते हैं सादा जीवन है लखपति, लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है। मेरा दोस्त चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गया था। एग्जाम शुरू हुआ। परीक्षक ने चंदूलाल से कहा, चंदूलाल, बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? चंदूलाल बोला, मैं क्या करूं, इसी प्रश्न पत्र में लिखा है, कृपया पीछे देखिए। फौज की भर्ती चल रही थी। कप्तान ने चंदूलाल का चुनाव करते हुए कहा, चंदूलाल, और सब बातें तुम्हारे बारे में ठीक ही हैं। तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है? चंदूलाल बोला, हाँ हुजूर, किया है। मैं 3 साल तक शादीशुदा रह चुका हूँ।
एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा कि कैसे तुमने अपने पति चंदूलाल को कब्जे में कर रखा है। मेरा पति तो सुनता ही नहीं, आधी आधी रात में आता है। दूसरी महिला मुस्कुराई। उसने कहा, मेरा पति भी पहले यही करता था, मगर मैंने एक प्लान बनाया, एक नुस्खा। एक रात जब वो 2 बजे रात आया, तब मैंने कहा, मोहन आ गए क्या? दूसरी महिला ने कहा, मोहन, अरे तुम्हारे पति का नाम तो चंदूलाल है। उसने कहा, वो मुझे भी मालूम है, बस उस दिन से फिर वो ठीक टाइम से आ जाता है घर में। एक आदमी 1.5 साल बाद नौकरी करके घर वापस आया। देखकर हैरान हुआ कि पत्नी 2 महीने के बच्चे को गोद लिए बैठी है। उसने पूछा, ये मामला क्या है? 1.5 साल से मैं घर नहीं था, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? जरूर ये रोनाल्ड का बच्चा होना चाहिए। पत्नी ने कहा, नहीं, ये रोनाल्ड का नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि ये जॉनसन का होना चाहिए। पत्नी ने कहा, नहीं, ये जॉनसन का भी नहीं है। तो उसने कहा, ये क्रिस का तो होना ही चाहिए। पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अपने अपने दोस्तों के नाम गिना रहे, जैसे मेरे कोई दोस्त ही ना हो। सेठ धन्नालाल की भैंस बीमार थी। धन्नालाल डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने धन्नालाल से कहा कि भाई, भैंस को जुलाब की दवा देनी होगी, क्योंकि एक बार भैंस का पेट साफ होगा तो वो खाना पीना शुरू कर देगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाब की गोली जमाल घोटे को कहते हैं। आम आदमी के लिए थोड़ा सा भी जमाल घोटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन भैंस के लिए हाई डोज चाहिए होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जमाल घोटे का पाउडर बना के मुंह में डालो और पानी डाल दो भैंस के। धन्नालाल समझ गया। घर जाकर जब भी धन्नालाल भैंस के मुंह में दवाई डालने की कोशिश करता, तो भैंस बार बार मुंह हटा देती थी। तो फिर सेठ धन्नालाल फिर डॉक्टर के पास गया, तरीका पूछने की कैसे भैंस के मुंह में दवाई डाली जाए। डॉक्टर ने बहुत सोचा और फिर एक उपाय बताया। डॉक्टर ने कहा कि एक पाइप में दवा डालो, पाइप भैंस के मुंह में रखो और पाइप का दूसरा सिरा अपने मुंह में रख के जोर से फूंक मारो। जब जोर से फूंक मारोगे तो दवा भैंस के मुंह में चली जाएगी। सेठ धन्नालाल समझ गया, बोला ठीक है। कई दिन बीत गए। सेठ धन्नालाल कहीं डॉक्टर को दोबारा देखने को मिला नहीं। डॉक्टर को थोड़ी टेंशन हुई। वो गया सेठ धन्नालाल के घर देखने, भैंस जिंदा है कि मर गई कि हुआ क्या। डॉक्टर जब धन्नालाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि धन्नालाल एक बिस्तर में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। डॉक्टर ने सेठ धन्नालाल से पूछा कि क्या हुआ, तुमने पाइप रखी थी भैंस के मुंह में? धन्ना सेठ ने कहा, रखी थी। तुमने भैंस के मुंह में दवा रखी थी? सेठ धन्नालाल ने कहा, हाँ रखी थी। फूंक मारी थी? सेठ धन्नालाल ने कहा, हाँ फूंक भी मारी थी। डॉक्टर ने कहा, किसने? सेठ धन्नालाल ने कहा, भैंस ने पहले मार दी थी। फूंक जो थी भैंस ने पहले मार दी थी। मैं हमेशा नए एम्प्लॉइज से कहता हूँ कि मुझे अपना बॉस मत समझो, मुझे अपना दोस्त समझो जो तुम्हें नौकरी से निकाल सकता है। Today I asked my phone, Google, why I'm still single, and it activated my front camera.